Hello everyone, welcome back to the fourth part of फैक्ट्रीज वीडियो। ओके सो हमारी जो वीडियोस हैं आपको लग रहा होगा कि हम काफ़ी सारी वीडियोस फैक्ट्रीज़ पे बना रहे हैं, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ सकें। क्योंकि वीडियोस आप 3-4 ज़्यादा भी देख लेंगे तो इससे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आपको ये हेल्प आउट करेंगी कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जब आपके पास बिगर प्रोजेक्ट्स होते हैं उस टाइम पे आप मैनुअली डेटा वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, तो ये फैक्ट्रीज़ के ज़रिए आप डेटा को ऐड करते हैं। ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है, क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको मैनुअली डेटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ऑफ कोर्स मुझे लगता था कि जो फैक्ट्रीज़ हैं इन पे हम क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, हम डायरेक्ट हम उधर डेटाबेस के अंदर एंट्री करके हम खुद भी कर सकते हैं, या फिर हम एक फॉर्म बना के वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन फिर जब ये चीज़ें मैंने एग्जैक्ट उसके साथ की तो देन मुझे पता चला कि नहीं, ये जो फैक्ट्रीज़ और सीडर्स वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और मैं इनको हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करता हूँ। और मैं आप लोगों को प्रॉपरली एक बताऊँगा, देन आप लोगों को पता चलेगा कि हम इसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जितनी चीज़ें हैं एट द एंड हम इनको एक ही जगह पे कोलैप्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब कॉल होती हैं तो वो एक ही जगह कॉल होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये कैसे हेल्पफुल होती हैं जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, और कहाँ पे हमें ये हेल्प आउट करती हैं जब फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो हम वीडियो को हमने इतने तक किया था कि हमने उसका स्टेट के ज़रिए उसमें स्टेट ऐड की थी इज़ एक्टिव और इसके ज़रिए, ठीक है। पहले मैं इसको कमेंट बना देता हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों के लिए पड़ी रहे। मैंने ऑलरेडी कोड गिटहब पे पब्लिश कर दिया है। अगर आप उससे फेमिलियर नहीं है तो मैंने गिटहब पे लारवेल बिगिनर टू एडवांस रिपोजिटरी बनाई है, और मेरी गिटहब रिपोजिटरी का नाम है, मेरे जो गिटहब प्रोफाइल है उसका नाम है हादी न्याजी। तो आप लिख सकते हैं GitHub/हादी न्याजी, तो आपके पास मेरी प्रोफाइल आ जाएगी इस तरह से, GitHub/हादी न्याजी। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज़, मैंने आपको बताया था कि हम ये वाला डेटा सीड कर रहे थे, ठीक है। तो बिफोर डेटा सीडिंग आई वांट टू ट्रंकेट माय टेबल। तो मैं टेबल को एम्प्टी करना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे एम्प्टी करूँगा, ठीक है। उसके लिए एक सिंपल पहले हम करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास फॉरिन की होती है उस टाइम आप उसको कैसे ट्रंकेट करते हैं, ठीक है। चलें हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है यूज़र मॉडल का नाम, ठीक है, और हमारे मॉडल का नाम यूज़र पोस्ट है, ठीक है। हम पोस्ट के लिए ट्रंकेशन बना रहे हैं, पोस्ट को ट्रंकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट ओके सही है। अब क्या होगा कि पहले ये ट्रंकेट कॉल होगा। बेसिकली ट्रंकेट क्या करता है, हमारे टेबल के अंदर जितनी भी एंट्रीज पड़ी होती हैं उनको डिलीट कर देता है, और फिर से ये हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी मैं आपको डीबी के अंदर अगर जाके दिखाऊँ तो हमारे पास 40 पोस्ट पड़ी हुई हैं। रिफ़्रेश करें और ये देखें हमारे पास 40 पोस्ट। लेट्स गेट रिफ़्रेश। ओके, रिफ़्रेश हो गया, ये देखें 40 पोस्ट हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे कितनी पोस्ट इंटर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 5 इंटर कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, पहले जितनी भी पड़ी हैं ये इनको हमारे टेबल को एम्प्टी कर देगा और देन रिक्रिएट करेगा डीबी सीड। और देखिए हमारे पास ये ऑटोमेटिकली अभी सीड हो जाएगी। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, ये हो रही है सीड अभी। ओके, एक्सेप्शन, तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन वगैरह भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट ट्रंकेट अ टेबल रेफरेंस फॉरिन की। ओके, सो अब ट्रंकेशन हमारे पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास फॉरिन की है, और फॉरिन की वजह से हम उसको ट्रंकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस केस में आपने बचना कैसे है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास हम बेसिकली यूज़र को ट्रंकेट कर रहे थे। अगर मैं पोस्ट को ट्रंकेट कर रहे थे, तो पोस्ट को वैसे ट्रंकेट हो जाना चाहिए था। एक मिनट मैं टॉप से देख लूँ। और ओके, सो अगर मैं पोस्ट के अंदर आऊँ, यहाँ पे लिख दूँ 1, ठीक है, या इसको मैं फ़िलहाल कर दूँ कमेंट, क्योंकि हमारे पास ये ट्रंकेशन उधर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको ट्रंकेट करता हूँ तो अब ये क्या करता है, लेकिन ये वाली जो पोस्ट है
ये क्रिएट कब होगी, जब हमारे पास कोई यूज़र होगा, लेकिन हमारे पास यूज़र पड़े हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप रन करें PHP आर्टिसन DB सीड और देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। फिर से एक्सेप्शन है, कहता है सिंटैक्स वायलेशन, ट्रंकेट रेफरेंस टेबल फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट फेल, पोस्ट आईडी फॉरेन की रेफरेंसिंग बिगिनर टू डेव पोस्ट। तो बेसिकली जब आप पेरेंट टेबल पे अप्लाई कर रहे होते हैं ये उस टाइम एक्सेप्शन देता है, लेकिन अभी ये मेरे पास इस टाइम पे भी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं इधर यहाँ पे मैं एक मिनट इसको बेसिकली वो दे तो ऊपर वाले पे रहा है, इस पे एक्सेप्शन दे रहा है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको आपने हैंडल कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन की को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ, ठीक है, और आप यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड, उप्स ये तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, रिफ़्रेश करें, ओके ये डिलीट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहले एक चीज़ और देन उसके बाद मैं आपको वहाँ पे लारावेल वाली साइड से दिखाऊँगा। तो यहाँ पे हम आ गए और उसके बाद चेक ऑल यहाँ पे डिलीट करूँगा तो यार यू श्योर, मेरे ख्याल में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ पे वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं फॉरेन की चेक्स, और बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका चेक बॉक्स होता है, वो चेक होता है, ठीक है। और वो जो क्या नाम है, वो चेक बॉक्स होता है चेक्स, उसका मतलब क्या होता है 1, ठीक है, कि हमारी जो फॉरेन की है वो बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल है। तो उसकी मदद से, उसकी वजह से डेटाबेस की इंटेग्रिटी होती है कि वो डेटाबेस में चेक कर रहा होता है कि हमारे पास अगर वो 1 है तो उसने पेरेंट को कभी भी ड्रॉप नहीं होने देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नए लारावेल के अंदर आपने इसको कैसे डिसेबल करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है स्कीमा ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले स्कीमा और देन उसके बाद आपने लिखना है डिसेबल फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। और जब ये ट्रंकेट हो जाए तो उसके बाद फिर से आपने इसको अनेबल कर देना है। तो उसके लिए क्या है आपके पास हेल्पर, अनेबल फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट। तो ये पहले डिसेबल करेगा, फिर उसके ट्रंकेट करेगा, फिर अनेबल कर देगा, ताकि हमारी डेटाबेस की इंटेग्रिटी भी सही रहे कि ट्रंकेट होने के बाद दोबारा से सेट हो जाए। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद DB सीड करता हूँ। वेट फॉर अ मोमेंट, ओके ये स्टिल कर रहा है जनरल यूज़र ID डज़ नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओके। अब ये क्यों कह रहा है, क्यों? हाँ, क्योंकि हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे हमने, हमारे पास ये इसको हमने कमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे DB सीड करें तो आपके पास अब हो जाएगा, रिफ्रेश करें, नहीं होगा तो उसको हम देख लेंगे। ओके, डेटाबेस सीडेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे रिफ्रेश करें, ओके हमारे पास 5 पोस्ट आ गई हैं, ठीक है। अब मैं फिर से इसको ट्रंकेट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे ये सही है। आप यहाँ पे आएँ और बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मे बी आप लोगों को पता ना चला, जब ये कमेंट था तो उस टाइम ये दे रहा था यूज़र ID, यहाँ पे दे रहा था एक्सेप्शन, देखा यूज़र ID डज़ नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये कमेंट था तो ये वैल्यू यूज़र ID के अंदर भेज रहा था, ठीक है। फिर टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन इनकी एक्सेप्शन भी देता, लेकिन पहले इसकी एक्सेप्शन आई है, ठीक है। इनके अंदर वैल्यूज़ भेज रहा था, लेकिन यहाँ से तो हमने इसको कमेंट कर रखा था, इसको कोई वैल्यू नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट नॉट नल की एक्सेप्शन दे रहा था, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है, लेट मी चेक द वीडियो साइज़। हमारी वीडियोस काफ़ी लेंथी हो रही हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। ओके, सो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इसमें क्रिएट कर देता हूँ सिर्फ ओनली 2 पोस्ट, 2 कर दें और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करें। अब DB सीड डेटाबेस सीडेड कंप्लीट। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ट्रंकेट है, ये क्या कर रहा है, पहले हमारे टेबल को एक बार एम्प्टी करता है और देन फिर से हमारी जो पोस्ट है वो रिक्रिएट करता है। रिफ़्रेश करें, अब माइग्रेट फ्रेश चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेबल पहले एम्प्टी होगा और देन उसके बाद हमने ये देखें हमारे पास 1 2 और ये 1 2 से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता तो ये उसी जगह से स्टार्ट करता कि जहाँ पे हमारी पोस्ट हमने 20 या 21 से स्टार्ट करता, जहाँ पे हमने डिलीट की थी। लेकिन ये 1 2 से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा टेबल है इसको फुल फ्लश कर देता है और उसके बाद क्रिएट करता है। इसकी वजह से ऑटो इंक्रीमेंट 0 होता है। ओके, तो ये देखिए हमारे पास 2 एंट्रीज़ आ गई हैं। अब आपका एक और सवाल होगा कि हमारे पास अगर 1000 पोस्ट हों तो ये कितनी देर में इसको क्रिएट करेगा, ठीक है।
कोई मसला नहीं है, 1000 पोस्ट भी हों तो ये विद इन द 10 सेकेंड इसको क्रिएट कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 8 के अंदर 8 सेकंड के अंदर इसने क्रिएट कर दिए 1000 पोस्ट। अगर आप यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो देखें आपने 1000 पोस्ट कितनी जल्दी क्रिएट कर लिए हैं। तो वैसे अगर आप मैनुअली ऐड करें तो आपको कितना टाइम लगेगा, ये देखें 1000 पोस्ट। अब जी पहले 2 वाली क्यों नहीं है, हमने टेबल को ट्रंकेट किया दैन उसके बाद 1000 पोस्ट एंटर की हैं, तो हमारे पास 1000 पोस्ट आ चुकी हैं। तो ये है फैक्ट्रीज़ का फ़ायदा कि इसके ज़रिए हम फेक डेटा इंस्टेंटली ऐड कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम रिलेशनल डेटा पे फोकस करेंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर सोचा था कि इसको हम कवर करेंगे, लेकिन हमारी ये वीडियो लेंथी हो रही है कि हमारे पास एक यूज़र है, उसकी हमने स्पेसिफिक पोस्ट कैसे बनानी है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।